नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देश भर में मकर संक्रांति आज। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर मना रहा है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। इस वक्त की बड़ी खबर, ठंड में ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु संगम में लगा रहे हैं डुबकी। देश भर में आज मनाई जा रही है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। ठंड में ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु संगम में लगा रहे हैं डुबकी। आपको बता दें कि संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में करता है प्रवेश। आज से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देश भर मकर संक्रांति मना रहा है। आस्था में सारे सभी श्रद्धालु डूबे हुए हैं। आज मकर संक्रांति के पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, मकर संक्रांति के दिन स्नान कर तिल और गुड़ का किया जा रहा है दान। श्रद्धालु मकर संक्रांति का स्नान कर रहे हैं और ये स्नान जो है 2 दिन तक चलने वाला है। आज 14 जनवरी और 15 जनवरी को भी मनाई जाएगी मकर संक्रांति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में मकर संक्रांति का मनाया जा रहा है जश्न। आस्था में उतरा श्रद्धालुओं का सैलाब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आज 2 दिन का ये पर्व मनाया जा रहा है। कल भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मकर संक्रांति के पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, आज देश भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आज आस्था का सैलाब घाटों पर उमड़ा है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बताना चाहेंगे कि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और आज ही भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति का पर्व कहा जाता है। सनातन धर्म में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, बहुत ही पावन पर्व है। आज ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि आज से ही ये माना जाता है कि ठंडक कम होना शुरू हो जाती है। खास बात यह है कि आज मकर संक्रांति के पर्व पर जो विभिन्न जो हमारे यहाँ के देश के महत्वपूर्ण घाट हैं, गंगा नदी जहाँ पे है या अन्य पावन नदियां जहाँ पे हैं, वहां पे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। खास ये जो पर्व का ये जो जमावड़ा होता है, जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, वो 2 जगहों पे खास तौर पे देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज पे संगम के तट पर और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, और यहाँ दोनों जगहों पे श्रद्धालुओं का पूरा सागर उमड़ जाता है और वहां लोग गंगा मैया में डुबकी लगा करके इस पर्व को मनाते हैं। हरिद्वार की अगर बात करें तो वहां पे व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई है। रूट डाइवर्जन किया गया है, जो बाहर से आने वाली भारी गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है आज दोपहर 2 बजे तक, और उसके बाद अन्य जगहों से भी रूट डाइवर्जन किया गया है। वो पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, दोनों ने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामना दी है और लोगों से यह भी कई सारी अपील भी की है कि अफवाहों में न पड़े और ढंग से, कायदे से, श्रद्धा के साथ पर्व को मनाएं। जी रागिनी। जी दिवाकर जी, सुरक्षा इंतजाम की बात करें तो 50 मोटर बोट और 100 नावों से घाटों की निगरानी की गई है। वहीं सीसीटीवी जोन में सभी जो घाट हैं उनकी निगरानी की जा रही है और पुलिस दल भी तैनात है। जी, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और इतना ही नहीं, घुड़सवार दल भी तैनात है, गोताखोर भी तैनात है। सारी व्यवस्था जिले के आला अधिकारी अपने हाथ में लिए हुए हैं और पल पल पे निगाह रखी जा रही है, किसी तरह का कोई भी हादसा ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में जुटे हैं, इसलिए प्रशासन पूरा सतर्क है किसी भी तरह के हादसे से निपटने के लिए। आपको यह भी बता दूं कि जो आपने कहा 15 जनवरी कल भी है, तो उसका कारण यह है कि आज जो है मकर संक्रांति की तिथि है वो कल भी जारी रहेगी और चूंकि सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है, इसलिए कल 15 तारीख को भी उदया तिथि में
मकर संक्रांति का की तिथि रहेगी, इसलिए भी मकर संक्रांति का पर्व कल मनाया जाएगा। जी रागिनी। बिल्कुल दिवाकर जी, बात करें तो माघ का महीना चल रहा है और ये जो माघ है वो 18 फरवरी महाशिवरात्रि के बाद माघ मेले का समापन भी हो जाएगा। जी, इसमें कई सारे स्नान पर्व भी होते हैं। जैसे आज ये मकर संक्रांति से स्नान पर्वों की शुरुआत होती है। इसके बाद बसंत पंचमी पे एक शाही स्नान होता है। इसी तरह से महाशिवरात्रि पे शाही स्नान होता है। माघ पूर्णिमा पे शाही स्नान होता है। और इन सब स्नान पर्वों का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है और ये शाही स्नान बोले जाते हैं। और ये महाशिवरात्रि के में आखिरी स्नान पर्व होता है। इसी के साथ माघ मेले की समाप्ति हो जाती है। और जहां तक प्रयागराज की बात है, प्रयागराज में माघ मेला बहुत भव्य तरीके से संपन्न होता है। वहां पे कल्पवास का भी एक विधान है, जिसमें वो श्रद्धालु 1 महीने तक वहां संगम तट के किनारे टेंट लगाकर रहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जी रागिनी। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिवाकर जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, देश भर आज मकर संक्रांति मना रहा है। इस पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून दौरे पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून दौरे पर। रक्षा मंत्री और सीडीएस अनिल चौहान आज पहुंचेंगे देहरादून। रक्षा मंत्री सौर स्थल का करेंगे उद्घाटन, सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का भी करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्घाटन समारोह में सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज देहरादून दौरा, रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे, देहरादून पहुंचेंगे। मंत्री सौर स्थल का करेंगे उद्घाटन, सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का भी करेंगे उद्घाटन। सीएम धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहेंगे। सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। अबू तलहा, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा है, क्या कुछ उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री? देखिए रागिनी, बिल्कुल आपको बता दें तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनका आज देहरादून का दौरा है और आज वो तमाम चीजों का उद्घाटन करेंगे। अगर बात की जाए तो शौर्य स्थल एक कार्यक्रम होता है, उसका उद्घाटन करेंगे। साथ साथ देखिए, राजनाथ सिंह के साथ सेना के कई जो बड़े अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ साथ उत्तराखंड के सीएम धामी वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो देखिए, तमाम अधिकारियों के साथ साथ जो सेना के अधिकारी हैं बड़े बड़े, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसका आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिलान्यास करेंगे। जी रागिनी। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद तला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज देहरादून दौरा है। रक्षा मंत्री और सीडीएस चौहान आज देहरादून पहुंचेंगे, वहीं रक्षा मंत्री सौर स्थल का उद्घाटन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री एके शर्मा ने की पीएम मोदी से मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, मंत्री एके शर्मा ने की पीएम मोदी से मुलाकात। एके शर्मा ने पीएम से शिष्टाचार किया भेंट, इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मंत्री एके शर्मा ने पीएम मोदी से की मुलाकात, उन्होंने पीएम मोदी को शिष्टाचार किया भेंट। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे थे एक मंत्री एके शर्मा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो के लिए दिल्ली पहुंचे थे। उद्यमियों को आमंत्रित करने दिल्ली पहुंचे थे एके शर्मा, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, पीएम से शिष्टाचार भी भेंट किया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे थे, जहां मंत्री एके शर्मा ने जीआईएस मीट के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की और एके शर्मा ने पीएम से शिष्टाचार भेंट किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर का किया निरीक्षण, खिचड़ी मेले को लेकर सीएम ने किया निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और उनका 4 दिवसीय दौरा है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर का निरीक्षण किया, खिचड़ी मेले को लेकर सीएम योगी ने किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं से सीएम ने की बात, बच्चों को लेकर किया दुलार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, गोरखपुर 4 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी पहुंचे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर पहुंचकर गोरखनाथ मंदिर का निरीक्षण किया, खिचड़ी मेले को लेकर भी सीएम योगी ने निरीक्षण किया। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से।
इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, गोरखपुर के 4 दिन के दौरे पर हैं सीएम योगी और उन्होंने खिचड़ी मेले का निरीक्षण किया है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है खिचड़ी मेले को लेकर? जी रागिनी, बताना चाहेंगे कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही जो है वो गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पे पहुंच गए हैं। वहां पे उन्होंने जो खिचड़ी मेला, आपको बता दें कि ये गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं योगी आदित्यनाथ, तो गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी इस समय हैं। और वो गोरखनाथ मंदिर सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, पूरे देश के आस्था का केंद्र है हिंदुओं के। और सबसे बड़ा जो पर्व होता है गोरखनाथ मंदिर का, वो ये खिचड़ी मेला होता है। आज मकर संक्रांति, आज रात्रि को से पहली खिचड़ी चढ़ने के बाद ही श्रद्धालु वहां पे बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। पूरा मेला लगता है, 1 महीने का ये मेला भी चलता है वहां पे गोरखनाथ परिसर और उसके आसपास की जगहों पे। पूरा 1 महीने का मेला चलता है और इसका निरीक्षण भी किया कि किस तरह की व्यवस्था है, कोई दिक्कत ना होने पाए, किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना होने पाए, इसका निरीक्षण किया और वहां पे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि इस खिचड़ी मेले की जो आस्था है, जो व्यवस्था है, उसमें सबसे पहली खिचड़ी वो नेपाल राजघराने की चलती है। ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है। उसके बाद ही आम जन अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। और चूंकि इस वक्त गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ही हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उन्होंने वो खिचड़ी मेले का निरीक्षण किया। बिल्कुल दिवाकर जी, अगर बात करें तो गोरखपुर पहुंचकर महोत्सव का समापन, जो गोरखपुर महोत्सव है, उसका समापन भी सीएम योगी ने किया, जिसकी तस्वीरें दिख रही हैं साफ साफ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 11 तारीख को, 11 जनवरी को ये गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन हुआ था, जिसे राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया था। और समापन समारोह में योगी आदित्यनाथ वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने समापन समारोह किया और 3 दिन तक, ये 11, 12, 13 3 दिन तक ये गोरखपुर महोत्सव भव्य रूप से चला है, जिसमें बहुत सारी हस्तियों ने शिरकत की है, जिसमें मालिनी अवस्थी, सोनू निगम और बहुत सारे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति भी दी है। जी रागिनी, बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिवाकर जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे थे, जहां गोरखपुर के 4 दिन के दौरे पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं। वहीं सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर का कल निरीक्षण किया। खिचड़ी मेले को लेकर सीएम ने निरीक्षण करते हुए अपने दौरे की शुरुआत की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी में बता रहे हैं, जहां यूपी में नहीं थम रहा शीतलहर का दौर। इस वक्त की बड़ी खबर, ठंड को लेकर नहीं थम रहा यूपी में शीतलहर का दौर। मौसम विभाग ने दी कोल्ड अटैक की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ठंड से संबंधित बता रहे हैं, जहां यूपी में नहीं थम रहा है शीतलहर का दौर। मौसम विभाग ने कोल्ड अटैक की यूपी में चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में 15 से 19 जनवरी तक कोल्ड अटैक का खतरा। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूपी में 15 से 19 नवंबर तक कोल्ड अटैक का खतरा जारी रहेगा। शीतलहर के दूसरा दौर की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने दे दी है। इस दौरान यूपी के कई इलाकों में पारा 0 डिग्री से कम होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ठंड से संबंधित बता रहे हैं, जो 15 से 19 तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी के कई इलाकों में इन दिनों पारा 0 डिग्री से भी नीचे होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, वहीं बात करें तो नई दिल्ली और हिमाचल के शिमला से उत्तराखंड के औली तक जमकर बर्फबारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। उसी को लेकर मौसम विभाग ने जो है चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने यूपी को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में अगले 2 दिन तक जबरदस्त सर्दी की भविष्यवाणी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ठंडी से संबंधित बता रहे हैं। यूपी में नहीं थम रहा शीतलहर का दौर। मौसम विभाग ने कोल्ड अटैक की चेतावनी दी है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुशीनगर से जावेद जुड़ रहे हैं। जावेद, यूपी में जो शीतलहर का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं मौसम विभाग ने जो है कोल्ड अटैक की चेतावनी दे दी है। क्या कुछ स्थिति कुशीनगर में दिख रही है? मैम, अगर कुशीनगर की मैं बात करूं तो पिछले 2 दिनों से जो ठंडा है वो काफी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि जो सूर्य भगवान है 2 दिनों से निकल रहे हैं और अच्छा खासा कुशीनगर में धूप हो रहा है। और बात कुशीनगर की नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने भी पूर्वांचल के जिले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, ये सब जिलों में धूप अच्छा खासा निकल रहा है, जिसकी वजह से धूप तो है लेकिन हल्की ठंडी है, जिसकी वजह से हल्की कहीं ना कहीं 2 दिन पहले जो ठंडी थी वो 2 दिन पहले की ठंडी से अपेक्षा कुछ ठंडी कम हुआ है। और लेकिन ठंडी हवा
अभी भी जारी है, जिसकी वजह से हल्का बिल्कुल फुल्का जावेद, सूर्य भगवान तो निकल आए, लेकिन अगर बात करें जो कोहरा कम हो गया सूर्य के निकलने से, लेकिन गलन की बात करें तो गलन अभी भी बरकरार है। मैं बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूं कि जो हवा है वो हवा चलता रह रहा है, जिसके वजह से जो गलन है लगातार जारी है और ठंड की वजह से कुशीनगर में भी लगातार मौतें हो रही हैं। प्रशासन भी इसको लेकर काफी तरह की चेतावनी दे रही है। धूप तो हो रहा है लेकिन ठंडी बरकरार रह रही है मैम। बिल्कुल, वहीं जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 से 19 जनवरी तक जो है यूपी में कोल्ड अटैक का खतरा रहेगा, उसने चेतावनी जारी कर दी है मौसम विभाग ने ठंड को लेकर। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। इसमें हम सबको सतर्क होना चाहिए और हम सबको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ठंड से देखा जाए तो जितने भी जो 40 से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके ऊपर ये ठंड काफी तेज अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रेक स्ट्रोक हो रहा है, जिसे पूर्वांचल में फालिज कहते हैं, और इस तरह की तमाम बीमारियां आ रही है जिससे लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद जावेद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे थे, जहां यूपी में शीतलहर का दौर नहीं थम रहा है। मौसम विभाग ने कोल्ड अटैक की चेतावनी दी है। यूपी में 15 से 19 जनवरी तक कोल्ड अटैक का खतरा बताया है। शीतलहर का दूसरे दौर की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने दे दी है। इस दौरान यूपी के कई इलाकों में पारा जो है वो 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं नई दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया। हिमाचल के शिमला के उत्तराखंड के औली तक जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिल सकता है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ महोबा से राशिद कुरैशी जुड़ रहे हैं। राशिद, ठंड को लेकर मौसम विभाग ने कोल्ड अटैक की चेतावनी जारी कर दी है। महोबा में क्या स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? यूपी में नहीं थम रहा शीतलहर का दौर। मौसम विभाग ने यूपी में कोल्ड अटैक की 15 से लेकर 19 जनवरी तक कोल्ड अटैक की चेतावनी दे दी है। जिस तरीके से आपको बता दें कि हिमाचल और उत्तराखंड में जो बर्फबारी हुई है, उसके बाद मैदानी इलाकों में इसका असर दिखना तय है, जिसके लिए मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कई दिनों तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ठंड से संबंधित बता रहे थे। यूपी में नहीं थम रहा शीतलहर का दौर। वहीं बात करें कानपुर की, तो कानपुर में शीतलहर के चलते, कोहरे के चलते जो है हार्ट अटैक से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके आंकड़े भी सामने आए थे। वहीं बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने कोल्ड अटैक की चेतावनी दे दी है यूपी में। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ महोबा से राशिद कुरैशी जुड़ रहे हैं। राशिद, जो शीतलहर का दौर है, हालांकि देखा जाए तो सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए हैं, लेकिन अगर बात करें मौसम विभाग की, तो 15 से 19 जनवरी तक कोल्ड अटैक का जो चेतावनी दी है मौसम विभाग ने, तो महोबा में क्या स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? राशिद, हम दोबारा राशिद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यूपी में नहीं थम रहा शीतलहर का दौर। मौसम विभाग ने दी कोल्ड अटैक की चेतावनी। यूपी से 15 से 19 जनवरी तक कोल्ड अटैक का खतरा बताया है। दूसरे दौर की चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी है। यूपी के कई इलाकों में जो पारा होगा इस दौरान 0 डिग्री तक हो सकता है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट से लगा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, बड़ी खबर, गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने मामले में जमानत देने से किया इनकार। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। उत्तर भारत में रॉबिन हुड की छवि है, ऐसा हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को लेकर टिप्पणी दी। जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की। उत्तर भारत में रॉबिन हुड की छवि है। हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर भारत में मुख्तार अंसारी की जो छवि है वो रॉबिन हुड की तरह है। वहीं आपको बता दें कि 58 केस पर मुख्तार अंसारी गैंगस्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी की जो याचिका है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। मामले में जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वहीं उत्तर भारत में रॉबिन हुड की छवि है, ऐसा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। आपको बता दें कि 58 केस जो है मुख्तार अंसारी पर दर्ज है। अंसारी गैंगस्टर नहीं तो अपराधी
कोई भी नहीं, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। अबू तलहा, मुख्तार अंसारी को जो है कोर्ट ने जो उनकी याचिका है, जमानत याचिका, वो खारिज कर दी है। उसके बाद जो उन्होंने हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है मुख्तार अंसारी को लेकर, एक रॉबिनहुड की छवि बताई है। देखिए रागिनी, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो गैंगस्टर और बाहुबली मुख्तार अंसारी की जो जमानत याचिका है उसको कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें 2 वर्ष पूर्व केस दर्ज हुआ था, उसी को लेकर लगातार सुनवाई हो रही थी और मुख्तार अंसारी की जो वकील है वो जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर रहे थे और अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनको जमानत नहीं दी जाएगी। और साथ साथ देखिए एक बड़ा आदेश कोर्ट ने दिया है, साथ उनसे कहा गया है कि उनकी जो छवि है उत्तर भारत में वो एक रॉबिनहुड की है, मतलब एक बड़ा गैंगस्टर आप कह सकते हैं मुख्तार अंसारी को। और साथ साथ देखिए कोर्ट ने जिस तरह का ये आदेश दिया है इससे कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही है। और इस बार भी मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उनको एक नामचीन गैंगस्टर बताया। और साथ साथ देखिए कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि अगर मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर नहीं कह सकते तो किसी भी जो अपराधी है जो उसको गैंगस्टर आप नहीं कह सकते। तो देखिए लगातार मुख्तार अंसारी के मामले में सुनवाई हो रही है। 58 मामले मुख्तार अंसारी पे दर्ज हैं और हर मामले में कहीं ना कहीं उनको सजा हो रही है। तो लगातार मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। जी रागनी, बिल्कुल तला, जिस तरीके से लोकतंत्र का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और बदसूरत चेहरा बताया, क्योंकि जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति लगभग 2 दर्जन मुकदमों का सामना कर रहा है, उसके बाद भी जो है उसको 6 बार विधानसभा के लिए चुना गया। तो लोकतंत्र का दुर्भाग्यपूर्ण और बदसूरत चेहरा हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने एक तरह से निशाना भी साधा है कि एक बड़े गैंगस्टर है मुख्तार अंसारी और उसके बाद भी इनको जिस तरह से लोग पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम चीजों को लेकर कोर्ट ने याचिका तो खारिज की है और साथ साथ देखिए एक उनको नामचीन गैंगस्टर बताया है। और देखिए जो ये मामला है जिस मामले में इनकी जमानत याचिका खारिज की गई है ये 2020 का मामला है जब गरीबों के ऊपर गोली चलाई गई थी और इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। तो देखिए इस पूरे मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और आज मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब देखिए इस पूरे मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट ने अभी से ही ये मान लिया है कि मुख्तार अंसारी इस मामले में भी दोषी है। तो जब ये जो सुनवाई है ये पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं देखिए इस पे भी जो सजा का ऐलान होगा वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा देखिए कोर्ट के लिए, क्योंकि लगातार इनके ऊपर इस तरह से जो मामले चल रहे हैं, चाहे वो गैंगस्टर एक्ट का हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, और तमाम ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो मुख्तार अंसारी को लेकर जांच कर रही हैं। तो देखिए लगातार मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और इस बार फिर एक बड़ा झटका मुख्तार अंसारी को लगा है। अब देखिए देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में कब तक कब तक मतलब ये कह सकते हैं कि कोर्ट में सुनवाई चलती है और कब इस पूरे मामले में देखिए फैसला आएगा और अगर फैसला आता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आ सकता है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। जी रागनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद तला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे थे जहां गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं G20 समिट के लिए लखनऊ में होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, G20 समिट के लिए लखनऊ में होगी बैठक। लखनऊ में 15 फरवरी तक होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां G20 समिट के लिए लखनऊ में बैठक की जाएगी। 15 फरवरी तक होगी बैठक। डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की बैठक में प्रतिनिधि होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, 19 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। बैठक शहीद पथ स्थित एक होटल में होगी आयोजित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे विदेशी मेहमान रेजिडेंसी बड़े इमामबाड़ा का करेंगे भ्रमण। मुख्य सचिव ने बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। G20 से पहले लखनऊ में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, लखनऊ में जो है G20 समिट के लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों पर की जा रही हैं, वहीं बैठक का आयोजन भी हो रहा है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बताना चाहेंगे कि G20 का इस समय भारत अध्यक्ष है और G20 का सम्मेलन जो हो रहा है वो उसके पूर्व भारत में कई स्थानों पे G20 के सम्मेलन हो रहे हैं जिसमें विदेशी मेहमान शामिल हो रहे हैं। उसी क्रम में यूपी के राजधानी लखनऊ में भी होने वाला है G20 का सम्मेलन। खास बात यह है रागिनी की G20 सम्मेलन को लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं और उन्होंने इसे भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है कि G20 का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसको देखते हुए जहां भी ये सम्मेलन हो रहे हैं, वहां के अधिकारी, वहां का प्रशासन, वहां का शासन बहुत ही गंभीरता से इसको ले रहा है। और जो लखनऊ में सम्मेलन होने वाला है, उसको लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा उस पर पूरी तरह निगाह बनाए हुए हैं और जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको लखनऊ की सैर भी कराई जाएगी, रेजिडेंसी और अन्य स्थानों की, ताकि वो लखनऊ की विरासत को, लखनऊ की धरोहर को देख सकें और इस सम्मेलन की जो आगे की तैयारियां हैं वो कायदे से चलती रहें, बदस्तूर जारी रहें। इसको लेकर भी बहुत ही शासन और प्रशासन गंभीर है। जी रागिनी। बिल्कुल दिवाकर जी, अगर बात करें इस बैठक की तो इस बैठक में लगभग 20 देशों से जो लोग आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, वहीं 150 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे इस बैठक में। तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, उनके लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं और वो शहीद पथ पे एक 5 स्टार होटल में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और खास बात यह है कि इसको लेकर के मुख्य सचिव स्वयं सारी बातों की निगरानी कर रहे हैं। वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते ताकि कोई किसी तरह का कोई गलत संदेश फॉरेन कंट्रीज में ना जाने पाए, क्योंकि ये G20 बहुत बड़ा सम्मेलन है। इसमें दुनिया के सारे बड़े देश इसके सदस्य हैं और इस वक्त चूंकि भारत को उसकी अध्यक्षता मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसमें सारे कार्यक्रमों में बहुत रुचि लेते हैं, इसलिए भी जहां भी ये सम्मेलन हो रहे हैं अलग अलग प्रांतों के शहरों में, उसमें वहां का प्रशासन, वहां का शासन पूरी व्यवस्था को बहुत ही बारीकी से उसकी निगरानी करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी व्यवस्था करता है। जी रागिनी। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिवाकर जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे लखनऊ से, जहां G20 समिट के लिए लखनऊ में बड़ी बैठक होगी। लखनऊ में 15 फरवरी तक ये बैठकें होंगी, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप की बैठक में प्रतिनिधि शामिल होंगे। 19 देशों से लगभग 150 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां राम भक्तों के लिए दर्शनार्थियों का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से बता रहे हैं, जहां राम भक्तों के लिए अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर के दर्शनार्थियों को इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 15 जनवरी 2024 तक श्री राम लला विराज जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से। अक्टूबर तक मंदिर के भूतल निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। राम मंदिर में 8 फीट 7 इंच की प्रतिमा रखी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। स्तंभों पर होगी 6000 से ज्यादा मूर्तियां। मंदिर में कुल 392 स्तंभों का होगा प्रयोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां राम भक्तों के लिए अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर के दर्शनार्थियों को इंतजार जो है बहुत जल्दी उनका खत्म हो जाएगा। 15 जनवरी 2024 तक श्री राम लला जो है मंदिर में विराज जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से बता रहे हैं। अक्टूबर तक मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं अगर बात करें, मंदिर में 8 फीट 7 इंच की प्रतिमा रखी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, स्तंभों पर 6000 से ज्यादा मूर्तियां होंगी। वही बात करें अगर स्तंभों की, तो 392 स्तंभ होंगे मंदिर में। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, राम भक्तों के लिए बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां राम मंदिर के दर्शनार्थियों का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर में बहुत जल्द रामलला विराजमान होंगे। 15 जनवरी 2024 तक रामलला विराजमान हो जाएंगे मंदिर में। वहीं अगर बात करें तो निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। 8 फीट 7 इंच की जो प्रतिमा है वो मंदिर में विराजमान होगी। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, राम भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रत्येक स्तंभों पर होगी 6000 से ज्यादा मूर्तियां। मंदिर में कुल 392 स्तंभों का प्रयोग होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर में के जो दर्शनार्थी हैं उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि 15 जनवरी 2024 को रामलला जो है मंदिर में विराज जाएंगे। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, राम भक्तों का जो इंतजार है बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि 2024 में रामलला विराज जाएंगे मंदिर में। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा रागिनी आपने कि राम भक्तों का इंतजार जो है अब समाप्त होने वाला है। बहुत
कई वर्षों, कई दशकों का, कई शताब्दियों का इंतजार खत्म होगा और रामलला 15 जनवरी 2024 को वो अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, जिसके लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि पूरा देश, पूरा सनातन धर्म इससे जुड़ा हुआ है और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ देश में, विदेशों से भी श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रामलला कब अपने स्थान पर विराजमान होते हैं और कब हमें उनका दर्शन मिलता है। भव्य मूर्ति 8 फीट 7 इंच की उनकी मूर्ति बनाई जाएगी और बहुत बढ़िया मंदिर बनाया जा रहा है। एक दर्शनीय स्थल होगा लोगों के लिए और अयोध्या को इसीलिए चारों तरफ से सजाया जा रहा है। इस समय युद्ध स्तर पे अयोध्या में कार्य जारी है। वहां पे अन्य बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे घाट पूरी तरह से सजाए जा रहे हैं ताकि जब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़े, श्रद्धालु वहां आए तो उन्हें हर तरफ राम में नजारा देखने को मिले। क्योंकि राम की नगरी है अयोध्या, इसलिए वहां पे राम की पैड़ी और अन्य जगहों को भी उसी तरह से सजाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को पूरे राम राज्य का दर्शन वहां पे हो सके। जी रागिनी। बिल्कुल दिवाकर जी, अगर बात करें इस साल अक्टूबर तक जो भूतल का कार्य, मंदिर के भूतल तल का कार्य है, वो भी पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत ही तेज कार्य हो रहा है और लोग वहां पे लगे हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर लगे हुए हैं, देख रेख करने वाले लोग लगे हैं। क्योंकि इस समय केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, इसलिए दोनों सरकारों के लोग भी इसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट लेते हैं और इसलिए भी ये काम बहुत तेजी से हो रहा है और हर तरफ राममय वातावरण वहां पे नजर आता है। इस समय अगर आप अयोध्या जाएं, अभी अयोध्या नगरी को पूरी तरह से पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठा लिया है योगी आदित्यनाथ ने और इसीलिए वो समय समय पर अयोध्या का दौरा भी करते रहते हैं और इसको लेकर के गंभीर भी हैं। और पूरा इस समय हिंदू समाज, पूरा भारतीय समाज इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि रामलला कब अपने स्थल पे विराजमान हो और कब हमें उनके दर्शन प्राप्त हो। जी रागिनी। बिल्कुल दिवाकर जी, अगर बात करें तो 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका रास्ता साफ कर दिया था, अपना फैसला सुना दिया था, उसके बाद 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी पहली नींव रखी थी इस ऐतिहासिक मंदिर की और वो बहुत जल्द अब पूरा होने वाला है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका शिलान्यास किया था, स्टार्टिंग की थी और उस समय योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और जबकि कोविड का दौर चल रहा था, लोगों को आने से रोका गया था और लेकिन उसका लाइव प्रसारण लोगों को देखने को मिला था। तो ये देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित पूरा समाज इस वक्त जो है रामलला के विराजमान होने का इंतजार कर रहा है और उनका भव्य मंदिर तो पूरा होने के बाद उसको दर्शन करने के लिए लोग जाना चाहते हैं। इसलिए काम बहुत तेजी से हो रहा है और जैसा कि लोग बताते हैं कि एक ऐसा मंदिर होगा, ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर होगा जिसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। जी रागिनी। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिवाकर जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे थे, जहां रामलला का वनवास जो है खत्म हो जाएगा, वहीं राम भक्तों का जो इंतजार है वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द रामलला जो है मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर खेल जगत से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां सानिया मिर्जा ने टेनिस को कहा अलविदा। इस वक्त की बड़ी खबर खेल जगत से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सानिया मिर्जा ने टेनिस को कहा अलविदा। ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा उनका आखिरी टूर्नामेंट। खेल जगत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सानिया मिर्जा के फैंस के लिए बड़ी खबर। सानिया मिर्जा ने टेनिस को कहा अलविदा। ऑस्ट्रेलिया ओपन उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा, 16 जनवरी से होने वाला है ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको खेल जगत से बता रहे थे। सानिया मिर्जा ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया कि अपने बेटे के साथ अधिक वक्त बिताना चाहती हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे खेल जगत से और आपको बता दें कि सानिया मिर्जा ने 6 ग्रैंड स्लैम जो हैं वो जीते हैं भारत के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको खेल जगत से बता रहे हैं, जहां खेल जगत से जो खेल जगत के फैंस हैं उनके लिए बड़ा झटका सामने आया है। सानिया मिर्जा ने टेनिस को अलविदा कह दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो होगा वो उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। 16 जनवरी से ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और इस बात की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। अबू तलहा, खेल जगत
से बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि सानिया मिर्जा ने अलविदा कह दिया टेनिस को। हालांकि कुछ दिन पहले भी उन्होंने इस चीज का ऐलान किया था और आज उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर जानकारी दी। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए रागिनी, बिल्कुल आपको बता दें तो सानिया मिर्जा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और उन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। इससे पहले देखिए उन्होंने बताया था कि जो दुबई टेनिस होगा वो उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा, पर अब जो 16 जनवरी को होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस चैंपियनशिप, वो उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। और साफ तौर से देखिए उन्होंने कई यादें भी अपनी जो अभी तक का उनका सफर था टेनिस का, उसमें कई यादें भी उन्होंने साझा की। साथ साथ उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और देखिए उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा ट्वीट में कि वो अब अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती है। यही वजह है कि वो अब टेनिस से पूरी तरह से संन्यास ले रही है। हालांकि इससे पहले से कई खबरें चल रही थी कि अभी सानिया मिर्जा टेनिस से संन्यास नहीं लेंगी, पर इस बीच उन्होंने ट्वीट करके ये क्लियर कर दिया कि अब वो पूरी तरह से टेनिस से संन्यास लेने जा रही है। और 16 जनवरी को देखिए ऑस्ट्रेलिया टेनिस चैंपियनशिप होनी है, वो उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। और इससे पहले देखिए उन्होंने जब ट्वीट की तो ट्वीट में कई चीजें उन्होंने शेयर की। जैसे अगर आपको बता दें तो उन्होंने लिखा कि माता पिता और बहन, उनकी फैमिली और उनके कोच और जो उनकी फिजियो समेत पूरी टीम के समर्थन के साथ ही वो यहाँ तक पहुंची है कि, और उन्होंने ये भी एक भावुक चीज ट्वीट करके कहा है कि जब वो 6 साल की थी छोटी, तो उनको जब उनकी माँ टेनिस ग्राउंड पे ले गई थी तो वो सोच रही थी कि इतनी बड़ी वो प्लेयर कैसे बनेंगी, और यहाँ तक का उन्होंने सफर किया और पूरे देश और दुनिया में देखिए उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। साथ साथ देखिए उन्होंने इंडिया का जो नाम है वो भी काफी रोशन किया। तो अब कहीं ना कहीं देखिए खेल जगत के लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी खबर है कि सानिया मिर्जा पूरी तरह से टेनिस से संन्यास ले रही हैं। जी रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद तलहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे खेल जगत से, जहां सानिया मिर्जा के जो फैंस हैं उनके लिए बड़ा झटका सामने आया है। सानिया मिर्जा ने टेनिस को अलविदा कह दिया है। वहीं 16 जनवरी को होने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जो है उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा उनका। सानिया मिर्जा ने ट्विटर पर खुद ये जानकारी साझा करी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हूं। वहीं आपको बता दें कि सानिया ने 6 ग्रैंड स्लैम भारत के लिए जीते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।